हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और अब भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीटर सेतु, ठीक है, मीटर ब्रिज एंड विभव मापी पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और दोनों के दोनों किस पर काम करते हैं बच्चों? किस पर काम करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु, समझ में आ रहा है? ब्रिज पर काम करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप नहीं देखेंगे वो वाला वीडियो, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, दबाइए और जाइए, पहले उसको देख करके आइए, नहीं तो मत देखिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है हम लोग। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीटर सेतु, ठीक है, मीटर ब्रिज। क्या होता है सुनिए, मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी तार के, किसी चालक तार के प्रतिरोध ज्ञात करते हैं एवं वह चालक तार जिस भी पदार्थ का बना होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात करते हैं। तो कई बार एक नंबर के 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस पर आधारित है? तो आपको याद होना चाहिए मीटर सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज पर आधारित है। तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसका उपयोग किस में करते हैं? किसी चालक तार के प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। समझ में आ गया? इसे मीटर सेतु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबे मैग्नीन के तार का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर सेतु कहते हैं। पॉइंट रट लो, कौन सा? मैग्नीन का तार। चलिए अब देखते हैं क्या चीज़ है। मैं इसका चित्र पहले बना देता हूँ तभी समझ में आएगा। चलो देखते हैं क्या है। इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखना केयरफुली, ठीक है। बनाने का आइडिया भी आपको यहीं से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको जो है इसको बनाना है। देखते रहिए ध्यान से, केयरफुली। दिख रहा है आप सबको? बिल्कुल दिख रहा होगा यार, क्यों नहीं दिखेगा? इस प्रकार बनाना है, एल और बीच में, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चों? देखो मैं डिफरेंट चौक में इसको करने का प्रयास करता हूँ, अगर आपको कलर दिखे, समझ में आ जाए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में ये कलर जो है जनरली दिखता नहीं है। डिफरेंट कलर है, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर। ये येलो कलर क्या शो करेगा मैं बताता हूँ सब चीज़ को, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ए और ये है हमारा सी, ठीक है। डी कहाँ चला गया सर? बताता हूँ यार कहाँ गया है। ए बी सी डी, ठीक है। इधर देखते रहिए, आगे क्या है ये देखेंगे। इतना बड़ा नहीं, छोटा। E प्लस एंड माइनस दैट इज के, ओके। अब क्या क्या है सुनते जाइएगा, थोड़ा सा और सुन लो, देख लो, फिर सुनाते हैं। ये इसको थोड़ा छोटा बना देना यार, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट कर देना, बी ये पॉइंट कर देना, ए ये पॉइंट कर देना, ठीक है, डी ये पॉइंट कर देना, ऐसा, ओके बच्चों। और एक चीज़ रहेगा, यहाँ पे रहेगा बिंदु डी और ये यहाँ पे लगा रहता है एक गैल्वेनोमीटर। मैं बताता हूँ, वर्णन करूँगा, पूरा सब चीज़ों का वर्णन करूँगा, और दैट इज़ द पॉइंट ऑफ बी। अब समझ में आ गया? ए बी सी डी और इट इज़ नोन एज आर बी एंड इट इज़ अ आर, और एस कर देते हैं, चलो एस, ओके। और ये क्या चीज़ है बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। आई थिंक दैट इज़ 50, ये कर देते हैं 50, ठीक है। और ये हो जाता है बच्चों 100 और ये होता है आपका 0, ठीक है। तो 25 यहाँ कहीं आ जाएगा
और 75 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इसको गिनते मत बैठे रहना, ठीक है, इसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। ये अब सुन तो जाओ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। वास्तव में ये जो दिख रहा है ये लकड़ी का होता है, और ये होता है हमारा, जैसे कि टेलर लोग रखते हैं ना, 1 मीटर का एक जो है स्केल रखते हैं। वास्तव में ये स्केल होता है लकड़ी का स्केल, और इसके समांतर एक मैग्नीन का तार होता है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार। ये कितना लंबा है? 1 मीटर, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु कहते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है एल आकार का पट्टी होता है, ठीक है, AACD पट्टी होता है, और ए सिरे से ए और सी सिरे को के बीच एक हम सेल ई एवं कुंजी के लगा देते हैं। क्लियर है? आरबी ए बी के बीच, स्मॉल ए बी के मध्य एक आरबी होता है, और आरबी होता है बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स। फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। उसमें हम लोग प्रतिरोध डालते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन कोड देखे थे ना, वैसे ही टाइप का अभी ऐसी कर रही है। ठीक है, डी बी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। डी बी एक तार है, ये भी एक क्या है? तार है, और इसके मध्य में लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, और इस तार को कहते हैं बच्चों, इस चीज को कहते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं? जॉकी। याद रखिएगा, इसका प्रैक्टिकल भी होता है मीटर सेतु का आपकी स्कूल में। ठीक है, तो ये होता है जॉकी, जॉकी कहते हैं। ये तार को हम क्या करते हैं पता है? इस तार में, मैग्नीन के तार में रगड़ते नहीं है, उठा के ऐसे रख के देखते हैं, ऐसे कर करके देखते हैं उसको। ठीक है, बताऊंगा कैसे करते हैं प्रैक्टिकल। इसको उठा करके यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे। ठीक है, ये जॉकी कहते हैं इसको। ये तार है, तो डी बी के बीच एक गैल्वेनोमीटर होता है, और ये जो सिरा होता है उसको हम बोलते हैं जॉकी। एस जो होता है बच्चों, एस जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है, वहाँ पे उस तार को लगाते हैं जिसका हमको प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? उस तार को लगाते हैं जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करनी है। ओके, मैग्नीन का तार याद रखना भैया लोग। अब देखिए, अब यहाँ से चालू करते हैं सूत्र स्थापना। सूत्र स्थापना कैसे करना है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये सिद्धांत मीटर सेतु जो है हमारा व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, और व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार दो प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यह 4 प्रतिरोध कहाँ है ये बताओ पहले मुझे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या चीज़ है बच्चों, इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा है, आप प्रैक्टिकल करोगे डेफिनेटली। हम इस जॉकी को क्या करते हैं पता है? एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी उसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, इसलिए मैं पहले बोल दिया हूँ, अगर उसको नहीं देखे होगे भाई तो मत देखना प्लीज़ इस वीडियो को। ठीक है, उसको देख के आ जाओ। तो उसमें क्या होता था? संतुलन की स्थिति, मतलब उसमें से हमारा गैल्वेनोमीटर में पाठ्यांक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, धारा कोई प्रवाहित नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? इस जॉकी को उठा के रखते हैं एक दूसरे के जगह में। कैसे रखते हैं? यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके देखते हैं आसपास। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया, रख के देखिए आप, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, 60 पे रखे, 60 पे रखे, क्योंकि मीटर सेतु लगा हुआ है उसी से नापते हैं हम लोग, है ना। जहाँ पे रखे हैं उसके सीधे में देखते हैं 50 में है, 60 में है, 70 में कितना में देखते हैं। तो वो जैसे कि सपोज दैट करो कि वो 60 पे हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो वास्तव में होता क्या है? ए बी जो ए से बी तक का जो लंबाई है, ठीक है, और ए बी जो है वह हमारा पी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? पी की तरह कार्य करता है बच्चों। और ए बी का मान आपको पता है, तो 100 सेंटीमीटर है, ये 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है अर्थात 1 मीटर है। तो इतना का मान क्या हो जाएगा? 100 माइनस जितना भी ये भाग है उतना। तो ये होता है क्यू की तरह ये कार्य करता है। किसकी तरह? क्यू की तरह। और आर की तरह ये कार्य करता है बच्चों, देख लो आर, जिस पर हम प्रतिरोध डालते हैं, मतलब ज्ञात प्रतिरोधों को डालते हैं, 50 ओम का, 10 ओम का, 20 ओम का प्रतिरोध डालते हैं उसमें, वो बॉक्स में। तो ये हमारा आर रहता है, और एस ये हो गया एस। तो पी क्यू आर एस मिल गया, है ना। और व्हिटस्टोन सेतु के आधार पर हमारा फॉर्मूला होता था पी क्यू डिवाइडेड बाई आर एस। होता है कि नहीं होता है? यही है। तो आपको मैं बता दिया, लिख लो, ऐसे लिख लेना कि जॉकी को मीटर सेतु पर रगड़ते हुए नहीं अपितु उठाकर रखते हैं, और एक बिंदु पर हमें संतुलन बिंदु बी पर
बिंदु बी पर हमें संतुलन प्राप्त हो जाता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में माप 0 प्राप्त होता है। तो ए बी को प्रतिरोध P कहते हैं। प्रतिरोध क्या कहते हैं बच्चों? P कहते हैं। एवं BC को प्रतिरोध क्यों कहते हैं? BC को क्या कहते हैं? प्रतिरोध प्रतिरोध क्यों कहते हैं? स्मॉल AB के मध्य खाली जगह में रखे बॉक्स का प्रतिरोध R होता है एवं तार अज्ञात प्रतिरोध वाले तार का प्रतिरोध जिसको हमको ज्ञात करना है, प्रतिरोध S होता है। इतना चीज समझ में आ गया। माना कि ये तार, ठीक है, मैग्नीन के तार की प्रति एकांक लंबाई की प्रतिरोधकता सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। तो सिग्मा है। तो मान लो स्टूडेंट ये P हमारा 50 सेंटीमीटर में है या 40 सेंटीमीटर में, 60 सेंटीमीटर में, कहीं पे भी हो सकता है। हम उसको मान लेते हैं L। क्या मान लेते हैं? L। क्या मान लेते हैं? लंबाई L मान लेते हैं। P की जगह में क्या मान लेते हैं? लंबाई L मान लेते हैं। क्योंकि P हम नहीं लेंगे, P तो अज्ञात हो जाएगा, लेकिन हमें उसकी लंबाई तो पता है ना भाई, जॉकी को जब रखे हैं तो उस लंबाई को तो माप ही सकते हैं। तो उस लंबाई को हमने मान लिया L। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? P बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा L। P बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा L। सिग्मा से खासा फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा आपको, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर, अब ये 100 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का है, तो भाई इस लंबाई 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी? जब ये L है, पूरे का मान 100 है, इसका मान L है, तो 100 में से L को घटा दो, मतलब 100 माइनस L सेंटीमीटर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। इतना चीज समझ में आ गया। अतः अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्या चीज, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? P का वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा L डिवाइडेड बाई, बोलिए क्या हो जाएगा? सिग्मा 100 माइनस L दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। हो गया। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया, इसलिए मैं बोला सिग्मा को नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो कट जाता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो गया। ये लंबाई आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, तो डेफिनेटली वो भाई 45 आएगा, 40 आएगा यार। 45 अगर P का मान आता है 45, यहाँ तक का मान AB का मान जहाँ पे जॉकी रखे वहाँ का मान 45 आता है, तो डेफिनेटली इसका मान क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। मतलब ये 45 हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 100 में से 45 घटाओगे तो क्या आएगा? 55 ना आएगा? हाँ, क्या बात करते हो? L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L दैट इज इक्वल टू RS हो गया, ठीक है, R डिवाइडेड बाई S। अब बच्चों आपको ना क्या है पता है, यहाँ पे जो हम प्रतिरोध डालते हैं बॉक्स में, ज्ञात प्रतिरोध डालते हैं, मतलब 10 ओम का, 20 ओम का, जब तक ये संतुलन ना हो जाए, 25 ओम का, वो उसमें डाले रहते हैं, पहले से डाले रहते हैं हम लोग, तो उसका भी मान हमको पता रहता है। तो ये भी मान पता है भाई, L भी मैं जानता हूँ, इस L का भी मान जानता हूँ, तो आसानी से मैं S का मान नहीं निकाल सकता क्या? और वही तो मुझे ज्ञात करना है, वो तार का प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो ज्ञात नहीं हो गया यार। अच्छा बात करते हो जी, मजाक करते हो क्या? इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए बच्चों, और इसको इधर ले जाइए भाई, निकल जाएगा। S का वैल्यू निकालना है, पलट दो, 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L, इसको पलट दिए सीधा बात, और S डिवाइडेड बाई R, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो S बराबर हो जाएगा, S का मान निकालोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, R 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। हो गया, यही है यही है। लंबाई से लंबाई कैंसिल आउट हो गया, इसका वो, ठीक है, यूनिट, और R क्या है? R है हमारा ओम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, मिटा देते हैं इसको, कुछ कुछ चीज़ें लिखाना है आपको।
ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आपको दो चीज़ें और ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ें? कभी कभी आपको पूछ देता है कि मीटर सेतु का प्रतिरोधकता का, उस तार का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता भी ज्ञात कीजिए पदार्थ का। तो कैसे ज्ञात करना है देखिए, माना कि तार की लंबाई, किस तार की लंबाई बोल दिया मैं? अरे भैया ये तार की नहीं, मैग्नीन की तार की लंबाई मुझे पता है, 1 मीटर ही लेना है, तभी तो मीटर सेतु कहलाएगा। इस तार की लंबाई जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, माना कि तार की लंबाई L एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तथा प्रतिरोध हमने क्या मान के रखा है, तथा प्रतिरोध S है। तब सबको पता है प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है बच्चों? प्रतिरोध डिपेंड करता है इस प्रोपोर्शनल टू लेंथ के प्रोपोर्शनल में एंड एरिया के अनडायरेक्टेड प्रोपोर्शनल में। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो रो लगता है एंड बाई ए, हो गया। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो एस ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब ये सपोज करिए ये एक इस प्रकार लंबाई का है, इस प्रकार लंबाई का है तार, इस प्रकार के लंबाई का है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, एक वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो इस समीकरण की सहायता से हम उसका विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हैं उस पदार्थ का। समझ में आ गया। अब याद रखिएगा इसका सावधानी पूछता है, सावधानी डेफिनेटली। तो सावधानी फर्स्ट ये रहेगा कि तार को, जॉकी जो तार है उसको रगड़ते हुए नहीं ले जाना है, उसको उठा करके रखना है धीमे धीमे धीमे। समझ में आ रहा है? तो उसको रगड़ते हुए नहीं ले जाना है, पहली। दूसरी बात, प्रेक्षण लेने के समय ही सेल का विद्युत धारा तभी प्रवाहित करें या कुंजी को ऑन तभी करें, दबाएं, जब आपको क्या लेना हो, प्रेक्षण लेना हो, प्रेक्षण लेना हो तभी जब आप, ठीक है, पहले से चालू करने पर, पहले से चालू कर दिए हो, प्रेक्षण नहीं ले रहे हो और जॉकी उस पर लगा हुआ है, तो इससे जो है आपका पाठ्यांक गलत हो सकता है। तो ये दो सावधानी ध्यान में रखिएगा। तार होना चाहिए मैग्नीन का। ओके डियर स्टूडेंट, तो फिर इसको मिटाते हैं और अब देखते हैं हम लोग विभव मापी क्या है। देखिएगा आता है क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने क्या देखा भाई, अभी देखा हमने मीटर सेतु, और अब देखेंगे हम लोग विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी क्या है, कैसे कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है, ठीक है, देखेंगे। विभव मापी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है देखिए। पोटेंशियोमीटर बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा, विभव मापी नाम से ही स्पष्ट है, विभव को नापना। ठीक है, तो इसका उपयोग हम जो है किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने में, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, एवं किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने में करते हैं विभव मापी का। और जनरली जो एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है आपका पोटेंशियोमीटर। तो जनरली जो यूज किया जाता है विभवांतर नापने के लिए, विभव नापने के लिए, वो विभव मापी का ही उपयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, रीजन मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो विभव मापी क्या है और ये कैसे वर्क करता है उसको समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको एक चित्र बनाते कर दिखाते हैं। ठीक है, चित्र बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या चीज है। ध्यान से देखते रहिएगा, चित्र बना रहे हैं। एक लकड़ी का आयताकार तख्ता होता है, कुछ इस प्रकार। तख्ता समझते हो ना, तख्ता होता है जिस पर 1 मीटर लंबा एक स्केल लगा होता है बच्चों। 1 मीटर लंबा एक स्केल लगा होता है। ठीक है, 1 मीटर लंबा, जैसे मीटर सेतु में हमने देखा था, सिमिलरली इसमें भी 1 मीटर लंबा क्या लगा रहता है, स्केल लगा रहता है। 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से चालू होता है, और यहाँ पे मान के चलो आप 550 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 75, बस इतना ही करते हैं। तो एक जो है हमारा क्या लगा रहता है, 1 मीटर लंबा स्केल लगा रहता है। और क्या होता है स्टूडेंट, और क्या होता है स्पेशल, इसमें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा। इसमें 2 सिरे होते हैं, एक होता है सिरा ए, ठीक है, और एक होता है सिरा बी। और सिरा ए बी के मध्य 4, 6 अथवा 10 मीटर लंबी एक तार लगी होती है, जिसको जितना ज्यादा हो सके बार बार मोड़ के बनाया जाता है। कम से कम 4, 6 या 10, 1 मीटर है,
ठीक है, और मैं क्या बोला 4, 6 या 10 मीटर लंबा, तो मतलब 4, 6, 10 फोल्ड मोड़ करके इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। देख लीजिएगा कैसे, कुछ इस प्रकार, समझ में आ गया। इस प्रकार हम जो है इस तार को मोड़ करके कम से कम 4, 6 या आपका 8, 10, 12 ऐसा मोड़ा जा रहता है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो वर्णन हो गई इसका फिजिकल का। अब वैद्युत परिपथ का वर्णन कैसे करेंगे, इधर देखिए वैद्युत परिपथ में क्या होता है। इसमें मुख्यतः 2 वैद्युत परिपथ होते हैं, 2 परिपथ होते हैं, ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीयक परिपथ। तो प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ में क्या होता है बच्चों, देखिए ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक परिपथ में कुछ ये होता है, ये प्राथमिक मैं परिपथ बना रहा हूं, ध्यान से देखते रहेंगे बस, और कुछ नहीं। ए, ई, और ये हो गया गैल्वेनोमीटर जी, और ये हो गया जॉकी जे, के सी, जॉकी जे। ये वही जॉकी है जो मीटर सेतु में होता था, जिसको हम लोग उठा करके फिर से टच करते हैं, समझ में आ रहा है, संतुलन स्थिति प्राप्त करने के लिए। और ये सिरा बी सिरा है। अब देखिए क्या है, वर्णन ऐसा है, ये जो है ना, ये हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है प्राथमिक कुंडली या परिपथ, ठीक है, और ये कहलाता है द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक। अब दोनों को कैसे वर्णन करना है, प्राथमिक परिपथ में ए बी जो हमारा तार है, ठीक है, ए बी विभव मापी का तार है, उसके साथ में श्रेणी क्रम में एक सेल, एक धारा नियंत्रक RH धारा नियंत्रक और एक दाब कुंजी K जोड़ देते हैं। जब कुंजी के प्लग को दबाया जाता है, मतलब ऑन किया जाता है, तो इस विभव मापी में धारा बहने लगती है। समझ में आ रहा बच्चों, विभव मापी में धारा बहने लगती है। द्वितीयक कुंडली का वर्णन ऐसे करना है, द्वितीयक कुंडली में A और B के मध्य एक सेल E, एक धारा मापी G और जॉकी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जॉकी लगा देते हैं। इस प्रकार बच्चों इसका आपको थोड़ा सा वर्णन कर देना है। ये हो गई इसका वर्णन। अब देखते हैं, इसको अब मिटा रहे हैं, इस चीज को कोई जरूरत नहीं है इस चीज को रखने का। क्या चीज भैया, सूत्र स्थापना या सिद्धांत। अब देखिएगा यहां से आपको डेरिवेशन निकालना है, तो डेरिवेशन के लिए आप थोड़ा सा एक वर्णन करना। माना कि विभव मापी के तार की किसी सिरे की लंबाई L है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भाई उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा A है, ठीक है बच्चों, एवं उसका प्रतिरोध R, उस लंबाई के तार के लंबाई के प्रतिरोध का जो है R है, तथा उस पर धारा I प्रवाहित हो रही है, एवं उस तार के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V है। आप ऐसे लिखेंगे, विभवांतर V है। अतः ओम के नियम से, कहां से, ओम्स लॉ, ओम के नियम से सबको पता होता है भाई, ओम का नियम क्या है, V = IR। इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब देखो यार, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बता दो मुझे। प्रतिरोध जो निर्भर करता है इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ, लंबाई ऑफ जो है आपका तार की लंबाई, और उसके अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब आप हटाओगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ρL/A होता है बच्चों। अब इधर देखो सब लोग, क्या देखते रहिएगा। अब इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, V = I ρL/A। समझ में आ गया। अब देखो V = I, ध्यान से देखिएगा, I रो, ठीक है, ρI/A, कुछ नहीं कर रहा हूं, रो, ये देखिए ρI/A, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, L, ठीक है, तीनों मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं किया हूं, बस उसको इधर उधर थोड़ा सा कर दिया और कुछ नहीं। रीजन है उसका, मैं बताता हूं आपको। जहां यदि
यदि धारा नियतांक हो, धारा नियत हो, नियत हो का मतलब है बच्चों कि एक समान रूप से धारा प्रवाहित की जा रही है उसमें, उस तार में लंबाई के तार में एक समान रूप से धारा प्रवाहित हो रही है, उसका अप डाउन नहीं हो रहा है, तब उसका जो पदार्थ का जो वो होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है। पदार्थ का जो प्रतिरोध, उस तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता जो होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो तो क्या होती है, कांस्टेंट ही रहती है। और क्रॉस सेक्शन एरिया ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस केस में हमारा जो है नियत है, तब क्या हो जाता है मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जाइएगा। रो आई डिवाइडेड बाई ए इज अ कांस्टेंट, के। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट क्या हो जाता है, के, नियतांक हो जाता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूं। तो इस हिसाब से हमारा v दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख देंगे, k, और ये हो जाएगा l। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर निकालोगे तो k दैट इज इक्वल टू हो जाता है v बाई l। यही चीज आपको ला के दिखाना है। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। तो व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, इसको समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। याद रखना, विभव प्रवणता, विभव मापी के विभव प्रवणता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यह है विभव प्रवणता। इसका परिभाषा कैसे लिखना है, प्रति एकांक लंबाई में, मैं पहले भी सिखा चुका हूं, बार बार समझा रहा हूं, समझो। प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव के व्यय को, मतलब हानि को, लॉस को, ठीक है, विभव मापी के तार में प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव ह्रास को ही विभव प्रवणता कहते हैं। और के का क्या है बच्चों, के इज इक्वल टू विभव प्रवणता। समझ में आ गया। तो ये लिखना भैया। अब मान लो आपको क्या करना है, उसका विभवांतर ज्ञात करना है, उस लंबाई के तार का विभवांतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर भेज दो यार, के एल। ठीक है, कई जगह पे v की जगह में ई लिख दिया जाता है, विद्युत वाहक बल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबको पता है ये तो कांस्टेंट है, ये तो हम सबको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रो एल डिवाइडेड बाई ए, सॉरी रो आई डिवाइडेड बाई एल, ए और एल। तो एल तो आपको पता है चल ही जाएगा भाई, क्योंकि वो पता है आपको एक मीटर लंबा है, और हमारा 10 ठो जो है क्या है, 10, 6 या 4 फोल्ड रहता है, तो निकाल ही सकते हो। तो इस प्रकार हम विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां तक आप, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको यहां तक निकाल के दिखानी है। इसमें कुछ चीजें और हैं, चलिए देख लेते हैं। बस क्लास बच गया यार, और आज में हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आ रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट खत्म। तो चलिए थोड़ा सा कॉपरेट और कीजिए मुझे। क्या, विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है, विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता क्या किसको बोलते हैं बच्चों, सुग्राहिता मतलब वो अपने काम में कितना निपुण है, दैट इज नॉन एज सुग्राहिता। सुग्राहिता वो कितना अपने काम में निपुण है। तो उसका काम क्या है कि कम से कम त्रुटि में एग्जैक्ट किसी परिपथ में के विद्युत वाहक बल या विभवांतर को बताना, दैट इज इसका क्या हो जाएगा, काम है। तो वो अपने काम में वो कितना निपुण है, उसी को सुग्राहिता बोलते हैं। ये इसके लिए नहीं, सबके लिए है, हमारा भी सुग्राहिता है। अगर मैं किसी चीज को आपको बारीक से बारीक चीजों को समझा पा रहा हूं, सपोज करते हैं समझा पा रहा हूं, ठीक है, या मैं आपको कितना क्लियर करा पा रहा हूं, वो मेरी सुग्राहिता है, वो मेरी सुग्राहिता है। समझ में आ रहा है। तो इसकी जो सुग्राहिता होती है वो ऐसा है कि किसी भी विभव मापी की सुग्राहिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका वह कितने कम से कम विभवांतर को, किसी परिपथ के विभवांतर को, विद्युत वाहक बल को माप सकता है। यही उसकी क्या होती है, सुग्राहिता होती है। चलिए इसका यूसेज देखते हैं, उपयोग। इसका उपयोग देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट इसका उपयोग है कि किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। ठीक है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, विद्युत वाहक बल की तुलना। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा है प्राथमिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। आंतरिक प्रतिरोध, मैं आपको आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा चुका हूं भाई, प्रतिरोध ज्ञात करने में। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि किसी भी सेल के उसके विद्युत अपघट्य जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, दैट इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है बच्चों। थर्ड जो आता है वो आता है आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बल। किसी सेल के विद्युत वाहक बल की किसी सेल के विद्युत वाहक बल
बल ज्ञात करने में, ठीक है, ज्ञात करने में। चौथा आप लोग लिख सकते हो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में। तो ऐसा करके आप इसको बढ़ा सकते हो और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इसके यूसेस। अब देख लेते हैं कि किन्हीं दो सेलों का, छोटा सा ये भी, किन्हीं दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला हमने क्या निकाला रखा था, बताइए मुझे। E या V इज इक्वल टू क्या निकाले थे, बता दो भाई। K इज इक्वल टू क्या निकाला था, प्रति एकांक लंबाई में होने वाले विभव, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, V इज इक्वल टू आ जाएगा KL, ठीक है। या इसी के जगह में लिख सकते हैं E इज इक्वल टू KL, लिखा जा सकता है। इसको बस ध्यान में रखना, समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, दो सेलों के किस चीज की तुलना करना है हमको, विद्युत वाहक बल की तुलना। विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करेंगे, ये देखो भाई। सपोज करो, मैं सपोज करता हूं, मानता हूं कि एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, क्या है, E1 है, और उसके तार की जो लंबाई है वो L1 है। परिपथ जिसमें जुड़ा हुआ है उस तार की लंबाई क्या है बच्चों, L1 है। तो उस केस में हमारा हो जाएगा E1 L1, और K तो हमारा कांस्टेंट है, विभव प्रवणता, ठीक है। एवं दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है तथा उसके जिस परिपथ में जुड़ा हुआ है उस तार की लंबाई L2 है। अतः हम सबको पता है क्या हो जाएगा, E1 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा KL1 एंड E2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा KL2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, देन क्या हो जाएगा बच्चों, E1 डिवाइडेड बाई E2 दैट इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई KL2। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो ये होता है E1 बाई E2 दैट इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। समझ में आ गया, यही चीज आपको ला के दिखाना है बस, और कुछ नहीं। तुलना, इनका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज इस प्रकार होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हम लोग क्या इसकी सावधानियां, प्रिकॉशंस क्या क्या है, इसकी सावधानियां क्या क्या रखनी है। मैं मुखाग्र आपको बता रहा हूं, मौखिक वर्बल, आप सुन लीजिएगा। पहला नंबर, ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। इसका उपयोग करते वक्त समय, विभव मापी का उपयोग करते समय इसके श्रेणी क्रम में संट का उपयोग करना चाहिए। क्या है संट, मैं आगे पढ़ा दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जब जैसे ही आप पाठ्यांक ले लेते हैं तो संट को तुरंत हटा देना चाहिए। दूसरा नंबर, कभी भी जॉकी को रगड़ते हुए पाठ्यांक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा जो तार का व्यास है वो सर्वत्र एक समान नहीं रहता। दूसरा। तीसरा नंबर है बच्चों कि जब ही पाठ्यांक लेना है तब आपको क्या करना चाहिए, विभव मापी को जो है परिपथ में धारा प्रवाहित करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म होने के कारण उसका प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। चौथा, आपका जो सारे जो पेंच है, ठीक है, वो कसे हुए होना चाहिए और आपका जो उपकरण है वो व्यवस्थित होना चाहिए। 4 हो गए, वेरी गुड। अब बात आती है वोल्टमीटर की। किस चीज की, वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर का यहाँ कुछ ज्यादा वर्णन नहीं दिया हुआ है बच्चों, इसलिए मैं ज्यादा वर्णन मैं भी नहीं करना चाहूंगा। बस इतना समझा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, और इतना समझा देता हूं कि जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाए। जितना दिया है उतना ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, और पूरे कवर हो जाएंगे। मोस्ट चीज क्या है उनको बता देता हूं मैं। विभव मापी, सॉरी यार क्या लिख दिया हूं मैं, वोल्टमीटर, ठीक है, विभव मापी हमने पढ़ लिया। वोल्टमीटर क्या है सुनो। वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करते हैं, जैसे कि उसमें करते थे। वेरी गुड है। अब देखो ये भी वही चीज है ना, लेकिन ये और उनमें थोड़ा सा अंतर है। वो क्या चीज अंतर है, अंतर को तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट एक प्रश्न आता है कि विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, क्यों, उसके कारण सुनिए। वही अंतर हो जाएंगे, वही कारण हो जाएंगे, सुनते जाइएगा। और अंतर भी बता देता हूं मैं, ठीक है। विभव मापी और वोल्टमीटर, अंतर भी देखिए बच्चों, और उसी के साथ साथ आप क्या देख लेंगे, हम उनकी श्रेष्ठता भी देख लेंगे कि विभव मापी क्यों श्रेष्ठ है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो धारा है वो विभव मापी में से होकर प्रवाहित नहीं होता, ये केवल वोल्टेज को मापता है। विभव मापी में से धारा होकर जो है इसमें से होकर के प्रवाहित नहीं होता। किंतु वोल्टमीटर में धारा जो है, कुछ धारा वोल्टमीटर से होकर प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण जो पाठ्यांक आता है वो गलत आता है।
वास्तविक नहीं प्राप्त होता। तो यही सबसे मेन इसका जो है डिफरेंस है और श्रेष्ठता का कारण है। आप याद रखिएगा कि जब धारा प्रवाहित की जाती है विभवमापी में तो धारा केवल परिपथ में बहती है, विभवमापी से होकर नहीं जाती, ठीक है। किंतु वोल्टमीटर में धारा जो है वोल्टमीटर से होकर चली जाती है और एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करता है, जिसके कारण पाठ्यांक गलत प्राप्त होता है। फर्स्ट एंड मोस्ट। सेकंड क्या होता है बच्चों? सेकंड देखिएगा, सेकंड सुनो, दूसरा इसका श्रेष्ठता का कारण क्या है। विभवमापी के द्वारा हम, और अंतर भी है, विभवमापी के द्वारा हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं प्राथमिक सेल का, ठीक है। किंतु इसमें हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर सकते। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, किंतु इसमें विद्युत वाहक बलों की तुलना नहीं किया जा सकता। मतलब इनके अनेक उपयोग हैं, इनके केवल एक ही उपयोग है, वो है विभवांतर ज्ञात करना। समझ में आ गया? तीसरा इसका कारण क्या? तीसरा क्या है? सुनो बच्चों, तीसरा यह है कि यह जो है वोल्टमीटर जो है वो शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है। किस पर? शून्य विक्षेप विधि पर कार्य करता है, जिसके कारण ये श्रेष्ठ है। जबकि वोल्टमीटर जो है विक्षेप विधि पर कार्य करता है, जिसके कारण हमको एक्चुअल पाठ्यांक प्राप्त नहीं होता। पांचवा क्या है कि इसकी सुग्राहिता जो होती है, चौथा जो है विभवमापी की सुग्राहिता वोल्टमीटर की सुग्राहिता से अधिक होती है, अच्छी होती है। छठवां, और आप लिख सकते हो कि विभवमापी के द्वारा प्राप्त विद्युत वाहक बल वास्तविक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि वोल्टमीटर में प्राप्त विद्युत वाहक बल वास्तविक विद्युत वाहक बल के समान नहीं होता। चलिए इसका एक आंक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मतलब वोल्टमीटर और से संबंधित, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास इसकी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्या कहता है भैया न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि एक आपको एक चीज दे रखा है। क्या चीज दे रखा है भाई? कि हमको एक मीटर सेतु दे रखा है, ठीक है, मीटर सेतु दे रखा है, देखना ध्यान से। एक मीटर सेतु दे रखा है बच्चों, और इस मीटर सेतु में ठीक है, इस मीटर सेतु में ये सबको पता है, ये तो आर बी रहता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, और यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा रहता है? जिस तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है वो जुड़ा रहता है, और इसके साथ एक जो है सेल जुड़ा रहता है, दाब कुंजी ये जुड़ा रहता है। बस खत्म बात, हो गया कि नहीं। और जॉकी को हम लोग कहाँ से कहाँ चलाते हैं बच्चों, बता दीजिएगा। जॉकी को हम लोग जो है यहाँ से करके यहाँ चलाते हैं ऐसे, और यहाँ पे लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, और ये होता है जॉकी जे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित मीटर सेतु में शून्य विक्षेप की स्थिति में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप कहाँ प्राप्त होती है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। ठीक है, पहला। दूसरा, इसी में पहला नहीं है और लिखा हुआ है आगे, यदि प्रतिरोध एस के साथ एक 5 ओम का प्रतिरोध को जोड़ने पर शून्य विक्षेप 50 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तो आर व एस की मान ज्ञात कीजिए। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो बच्चों दिया है, क्या चीज दिया भैया, कि शून्य विक्षेप कहाँ प्राप्त होता है? 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। प्रथम कथनानुसार पर प्राप्त होता है, 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, मतलब एल बराबर क्या हो गया? 60। तो एल माइनस 100 माइनस एल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 40 होगा कि नहीं? क्यों ऐसा लिख दिया मैं? सबको पता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कुछ इस प्रकार होता है कि नहीं? ठीक है ना, जहां पी की जगह में हमारा क्या रहता है? एल, और ये रहता है 100 माइनस एल जब इसको मीटर सेतु के लिए अप्लाई करते हैं तो, और आर डिवाइडेड बाई एस, और इन्हीं आर एस का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो यार मुझे सिर्फ एल ज्ञात है और 100 माइनस एल है, आर और एस तो दिया नहीं है, तो उसके दूसरा कथन भी देखेंगे ना भाई। तो एल का वैल्यू कितना दे रखा है? 60 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एस, देन दे आर कैंसल्ड एंड इट इज 3/2 हो जाएगा। तो r का वैल्यू या s का वैल्यू जब निकालोगे आप, तो r इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इधर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/3r आ गया इक्वेशन नंबर 1। या रेशियो में निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रेशियो में रख सकते हो इसको। सेकंड क्या बोलता है कि यदि उसके साथ हम 5 ओम का एक और प्रतिरोध तार जोड़ दें, जिसकी सपोज करो इधर देखिए, ये 5 एम्पियर का और जोड़ दिए 5 ओम का, ठीक है, ये मुझे ज्ञात है, तब क्या हो जाएगा बोलता है, और 50 इस स्थिति में संतुलित हो जाता है, और 50 सेंटीमीटर पर हमको क्या मिलता है? संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो फिर से वही पुनः क्या करेंगे? 50 सेंटीमीटर पर
संतुलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संतुलन बिंदु। तो 50 सेंटीमीटर पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो L इज इक्वल टू 50 हो गया एंड 100 माइनस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन 50 हो जाएगा भाई, 100 में से 50 को हटाओगे तो 100 ही ना होगा, 50 ना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा P का वैल्यू आ गया 50 और ये हो गया 50 दैट इज इक्वल टू 50/50 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? R डिवाइडेड बाई, ये ऊपर में आ रहा है और S के साथ में क्या जोड़ दिया है? 5। S के साथ में क्या जोड़ दिया है? 5 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। इतना समझ में आ गया? तो इसको जो ये तो कट जाएगा भाई, सीधी सी बात है यार, कट जाएगा सर। तो अब क्या करें? इसको इधर ट्रांसफर करो। S प्लस 5 दैट इज इक्वल टू R। अब किसी एक के वैल्यू को वहां पे रख दीजिए। सपोज करो मैं S का वैल्यू निकालता हूं तो S बराबर हो जाएगा R माइनस 5, क्योंकि यहां भी S है, यहां भी S है। इतना समझ में आ गया? चलो इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए। तो R माइनस 5 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3R। हो गया? इसको इधर ले आओ भाई, ले आओ यार, इसको इधर ले आओ। R माइनस 2/3R दैट इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 3R माइनस 2R और देन इज इक्वल टू 315 हो जाएगा। ये नीचे में आ जाएगा, पूरे के 3 आ जाएगा, 3 पंचे 15 हो गया। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 15 ओम। अब S का वैल्यू निकालना है, किसी एक जगह में रख दो। सपोज यहां रख दीजिए। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का R का वैल्यू 15 माइनस 5 देन S इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। आंसर एंड आंसर समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट। और एक बात बता रहा हूं आपको, अब हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं 5। अब बोलोगे सर 5 क्यों? मैं CBSE NCERT की बात कर रहा हूं ना। 5 इसलिए बच्चों देखो, अब हमारा चुंबकत्व मैग्नेटिज्म चालू होगा और मुझे ताज्जुब लगता है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कुछ वर्षों से मैं भी पढ़ा रहा हूं यार, पढ़ा हूं अच्छे से। तो मैग्नेटिज्म में यार पहले क्या चीज दे रखा है आपको? पहले जो दे रखा है वो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक का दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप सीधा सीधा क्या पढ़ते हो? चुंबकत्व का क्या पढ़ते हैं हम लोग? अनुप्रयोग पढ़ते हैं, ठीक है, जहां धरारेखीय लंबे सीधे धरारेखीय चालक तार के लिए उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक गोल परिनालिका के, ठीक है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ऐसे से सब दे रखा है, बहुत इजी है, वो आता है, बड़ा क्वेश्चन वहां से पक्का आता है, एकदम इजी है वो चीज। लेकिन मुझे ताज्जुब इसलिए लगता है क्योंकि आप बिना बेसिक बताए आप कैसे एप्लीकेशन बता सकते हो? और बेसिक सारा का सारा बेसिक अध्याय 5 में दे रखा है कि चुंबक क्या है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, उसका हमारे आपके जो जियोग्राफी है, ठीक है, अर्थ का जियोग्राफी है, उस पर कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो सारा का सारा चीज आपने अध्याय 5 में दे रखा है और पहले 4 को दे देते हो। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि चुंबक क्या है, तो उसका एप्लीकेशन कैसे पढ़ेगा यार? उसको वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ही पता नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और आप उसके फॉर्मूले को पहले दे रहे हो कि उसका यूज करो। इसलिए अब मुझे नहीं पता, मैं भी शायद थोड़ा सा अभी उतना, ठीक है, बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूं कि मैं इतना बड़ा बात बोलूं, लेकिन जो मुझे फील होता है, मुझे जो लगता है, मुझे जिसमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, स्टूडेंट को समझ में आता है, वो मैं बता रहा हूं। तो मैं जो है आपको अध्याय 5 पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।